पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो आज के एपिसोड की कहानी शुरू करती हूँ। आज के एपिसोड में यह सबसे पहले दिखाया गया है कि चौल में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। दीप्ति और अश्विन उस कथा में साथ साथ बैठे हैं, लेकिन बापोद्रा जो है वो चारों तरफ घूम रहा है और इस बात की फिराक में है कि वो किस तरह से कुंजवाला मौसी को यह बताए कि पुष्पा ने क्यों अश्विन को घर से निकाल दिया था। ये बात वो भास्कर को भी बता देता है और भास्कर जो है वो सावधानी के लिए अपनी पत्नी आशावरी को बताता है और आशावरी ये बात काकू को बता देती है कि किस तरह का प्लान बापोद्रा अंकल के मन में चल रहा है। वो पूरे लोगों के सामने कुंजवाला मौसी को अश्विन और पुष्पा के हुए बीच में जो विवाद है, जो अश्विन ने दीप्ति को हाथ उठाया था और घर से पुष्पा आंटी ने उसे निकाला था, ये सारी बात वो कुंजवाला मौसी को बापोद्रा अंकल बताना चाहते हैं। और इसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि उनको लगता है कि पुष्पा और उसके बेटे के कारण ही उसकी बेटी प्रार्थना की सगाई टूटी है। अब आगे की सीन में यह दिखाया जाता है कि प्रार्थना भी सत्यनारायण भगवान की कथा में शामिल होने के लिए अपनी मम्मी सुशीला के साथ आती है। सुशीला प्रार्थना को लेके जब पूजा में आती है तो माँ बेटी को एक साथ देखकर बापोद्रा को गुस्सा आ जाता है और वो सुशीला से कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम यहाँ पर प्रार्थना को लेके आई हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस पूजा में वो सर्ट चोर भी शामिल है। तो सुशीला उसे कहती है कि मैं इसे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पूरे चौल के लोग आए हैं, तो ये अकेले घर में क्या करती, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेके आई हूँ। इधर जब बापोद्रा देखता है कि चिराग प्रार्थना को देखकर धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहा है तो वो और गुस्सा हो जाता है और चिराग के पास आकर उसको धमकी देता है कि तू प्रार्थना को देखकर नहीं मुस्कुराएगा, क्यों मुस्कुरा रहा है। तो चिराग कहता है कि मैं प्रार्थना को देखकर नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, बल्कि उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है और मैं उसकी ड्रेस को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। तो बापोद्रा कहता है कि तू क्या जानेगा उसके ड्रेस की कीमत, पूरे 12,000 रुपये में मैंने उसका ड्रेस खरीदा है, तभी तूने 12,000 रुपया देखा भी है क्या। बापोद्रा को ऐसा कहता देखकर सुशीला फिर एक बार किनारे ले जाकर बापोद्रा को समझाती है और कहती है कि प्लीज तुम इस तरह का व्यवहार अब चिराग से करना बंद करो। अब आगे पाटन का दृश्य दिखाया जा रहा है कि पुष्पा उस महिला के साथ और मास्टर जी के साथ उस अतरंगी कलाकार के घर आती है और अतरंगी कलाकार का घर उसे मिलता नहीं है उन लोगों को, तो वो लोग आसपास के लोगों से पूछते हुए उसके घर तक किसी प्रकार से आते हैं। लेकिन जब वो लोग उसके घर आते हैं तो एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है। दरअसल वो फ़कीर की तरह अपना जीवन जीता है और इस वक्त अभी भी ना जाने कहाँ होगा। ऐसा है कि उसके घर में ताला तो लगा हुआ नहीं है, आप लोग कुंडी खोलकर अंदर बैठिए। कुछ देर वो लोग यानी कि पुष्पा और मास्टर जी सोचते हैं, लेकिन फिर वो लोग कुंडी खोलकर उसके घर के अंदर जाते हैं और बैठते हैं। बैठते क्या है, बस आसपास की चीज़ों को वो लोग देखते हैं। पुष्पा की नज़र फिर से एक बार हादसा पे पड़ती है। वो देखती है कि उस हादसा पे एकदम धूल जमा हुआ है और यहाँ तक कि मकड़ी ने जाला भी बना लिया है। उसे बहुत अफसोस होता है कि यह कैसा अतरंगी कलाकार है जिसने हादसा को एकदम कबाड़ की तरह रखा है। क्यों इसके ऊपर मकड़ी को जाला बनाने दे रहा है, क्यों वो इसे ठीक से नहीं रखता है। यह सोचकर पुष्पा आगे की ओर बढ़ती है और मकड़ी के जाला को हटाने का, हादसा पर जो मकड़ी का जाला लगा हुआ है उसे हाथ से हटाने का प्रयास करती है। वो सोचती है कि क्यों ना इसे मैं साफ कर दूं और इसी उद्देश्य से वो हादसा की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूने लगती है, उसके बहुत निकट जाती है, तभी दूर से कोई उसके हाथ पर कुछ फेंकता है और वो डर कर पीछे की ओर हट जाती है। जब वो पीछे की ओर हटती है तभी वो देखती है कि वो व्यक्ति जिसे कि पूरा गांव अतरंगी कलाकार कहता है पीछे खड़ा है और काफ़ी गुस्से में है। वो काफ़ी गुस्सा होते हुए पुष्पा की ओर देखता है और उससे कहता है कि आपको इस हादसा को छूने की हिम्मत कैसे हुई, आप इसे मत छूइए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें भी। छूने की बात तो बहुत दूर की है, मैं तो ये चाहता भी नहीं हूँ कि इसे कोई देखे।
उसके इस तरह के गुस्सा को देखकर पुष्पा बिल्कुल घबरा जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर उसे क्यों इतनी नफरत है, क्यों वो हादसा किसी को छूने नहीं देता। और यही स्थिति मास्टर जी की भी है। मास्टर जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कलाकार किस प्रकार का है। गांव वाले उसे अतरंगी कहते हैं, फकीर कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये इतना गुस्सा वाला क्यों है? क्योंकि कलाकार को तो इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। पुष्पा आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि उस अतरंगी कलाकार की ओर, और उससे उसके गुस्सा के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। मेरी ज़िंदगी के बारे में या मेरे कामों के बारे में आप लोगों को जानने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुष्पा नहीं मानती है। वो बार बार उससे पूछने का प्रयास करती है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता है और कहता है कि मुझे इस संबंध में कोई बात ही नहीं करनी है, आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए। पुष्पा उससे कहती है कि वो तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे बारे में जो भी बात सुनी हूँ मैं वो जानकर ही जाऊंगी, और तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। फिर वो उससे कहती है कि मुझे एक हादसा बनाने वाला व्यक्ति चाहिए, और मुझे पता है कि तुम ये काम जानते हो और इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन फिर से वो यही बात कहता है कि मैं विश्वास ही नहीं करूँगा कि आपको इस कला के बारे में कोई जानकारी होगी। आप झूठ बोल रही हैं और मुझे फुसलाने की कोशिश कर रही हैं। तभी वह अतरंगी वहाँ से हटता है और कुछ दूर पे रखे हुए फूल को उठाता है और एक मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा करने लगता है। वहीं पर खड़ी पुष्पा की नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है, तो वो देखती है कि ये तो उसके पिताजी की प्रतिमा है। और अचानक से उसे ध्यान आता है कि जिस दिन सम्मान समारोह था उस दिन उसके पिता की मूर्ति चोरी हो गई थी, और उसे लगता है कि हो ना हो यही वो कलाकार है जो उसने मेरे पिता की उस दिन मूर्ति चुरा ली थी। और वो आश्चर्य से उसे देखने लगती है कि आखिर मेरे पिताजी की प्रतिमा चुराने के पीछे इसका मकसद क्या था। इस बात को पहले तो वो मास्टर जी को बताती है, और मास्टर जी भी हैरत में पड़ जाते हैं कि सही मायने में ये तो वही मूर्ति है, यानी कि पुष्पा के पिताजी की मूर्ति है। तो फिर ये कलाकार ही है जिसने पुष्पा के पिताजी की मूर्ति चुराई थी उस दिन सम्मान समारोह से। वो दोनों ही उससे पूछते हैं कि तुमने ये मूर्ति आखिर क्यों चुराई। खासकर पुष्पा तो नाराजगी के साथ पूछती है, लेकिन वो कलाकार कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि वो सम्मान समारोह जो था वो एक ढोंग था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे गुरुजी का इस तरह से सम्मान समारोह में बाहरी दिखावा किया जाए। वो लोग जालसाज लोग हैं और गुरुजी का ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी ये मूर्ति चुराकर मैं यहाँ ले आया। अब मैं सुबह शाम अपने गुरुजी की पूजा करता हूँ। आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये गुरुजी मेरे लिए क्या हैं, और मैं ही इनका सिर्फ एक एकलौता शिष्य हूँ। ये वो दावे के साथ पुष्पा और मास्टर जी से कहता है कि ये सिर्फ मेरे गुरुजी हैं और मैं सिर्फ इनका इकलौता शिष्य हूँ। उसकी ये बात सुनकर पुष्पा कहती है कि अगर तुम इनके इकलौते शिष्य होने का दावा करते हो तो तुमसे पहले तो मुझे इनका इकलौता शिष्य होने का दावा करना चाहिए, क्योंकि मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ और इन्होंने मुझे अपनी पूरी कला सिखाई थी। हाँ, ज़िंदगी के झंझावात में मैं ज़रूर इनकी सारी कला को उस तरीके से सजो के नहीं रख पाई हूँ, लेकिन अगर तुम दावा करते हो तो तुमसे पहले मैं इनकी इकलौती शिष्य हूँ, क्योंकि मैं इनकी बेटी पुष्पा हूँ। ये बात जानने के साथ ही वह कलाकार सन्ने रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि उसके बचपन की दोस्त, उसके स्कूल की दोस्त पुष्पा उसके सामने खड़ी है। वो पुष्पा को कहता है कि तुम पुष्पा हो, और उसे बंदरिया कहता है। पुष्पा समझ नहीं पाती है कि वो अचानक उसे बंदरिया क्यों कह रहा है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि तुम भूल गई मुझे, मैं जुगल हूँ, तुम्हारे स्कूल का वो दोस्त जो तुम मुझे बात बात पर बुद्धू कहती थी और मैं तुम्हें बंदरिया कहता था। हम दोनों स्कूल में बात बात पे इतना लड़ते थे कि मास्टर जी आके हमारा झगड़ा सुलझाते थे, और फिर हमारे बीच सुलह हो जाती थी तो हम साथ साथ बैठ के खाते पीते, पढ़ते पीते और ना जाने कितनी बातें किया करते थे। उस कलाकार के मुंह से यह बात सुनकर कि वो बचपन का उसका दोस्त जुगल है, पुष्पा भी पूरी हैरानी में पड़ जाती है।
फिर दो दोस्त अपने आपस की बातें शेयर करने लगते हैं और इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलने के बाद जो एक भाव उत्पन्न होता है वो दोनों दोस्त एक दूसरे को उसी प्रकार के भाव में देखकर डूब जाते हैं। जुगल को पुष्पा और मास्टर जी के साथ किए गए दुर्व्यवहार का काफ़ी अफसोस होता है और वो पुष्पा से भी माफ़ी मांगता है। कहता है कि अनजाने में मैंने तुम्हें काफ़ी डांटा और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो। साथ ही वो गुरु जी का भी यानी कि मास्टर जी का भी पाँव छूता है और उनसे भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अगर पहचान लेता आप दोनों को तो कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करता। आगे पुष्पा जुगल से पूछती है कि जुगल मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें सितलवार फैमिली से इतनी नफरत क्यों है। आखिर वो लोग गांव के उद्धार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बाबूजी को भी इतना बड़ा सम्मान दिया है, फिर भी तुम उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तो जुगल कहता है कि पुष्पा तुम अंधेरे में हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि यह सब एक दिखावा है। उन्होंने गुरु जी के कला का अपमान किया है, वो लोग गुरु जी की कला को बहुत ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं और गांव के सारे लोगों के कला को उन्होंने छीन रखा है, पैसे से बंधुआ मजदूर बना दिया है। अगर तुम उनका सारा हकीकत जानोगी तो तुम्हें भी बहुत दुख होगा कि किस तरह से तुम्हारे पिताजी का जो ये कला है, तुम्हारे बाबूजी का जो ये कला है, पूरे गांव को किस तरह से बंधुआ मजदूर बना के रखा है। पुष्पा ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और जुगल से कहती है कि तुम मुझे एक एक बात बताओ, अपने बाबूजी की इस कला को मैं कभी भी मरने नहीं दूंगी और सितलवार फैमिली से इसका ज़रूर मैं पूछताछ करूंगी कि वो उन्होंने इस तरह का ये काम क्यों किया है। इधर आगे के दृश्य में दिखाया जाता है कि बापोद्रा को एक कोने में ले जाकर काकू समझा रही है कि बापोद्रा तुझे कुंचवाला मौसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पुष्पा ने जो अश्विन को सज़ा दी है, अश्विन अपनी सज़ा काट ही तो रहा है ना। और क्या तुम्हें क्या लगता है अगर दीप्ति और अश्विन आपस में मिल जाते हैं कुंजवाला मौसी की कोशिश से तो क्यों तू चिढ़ रहा है। अरे तेरी बेटी की शादी पुष्पा ने नहीं तोड़ी है, क्या इसमें तेरी बेटी का कोई दोष नहीं था। और तू बता, क्या तेरे बहुत सारे ऐसे राज नहीं हैं जो पुष्पा भी जानती है। क्या कभी पुष्पा ने तेरे उस राज का फ़ायदा उठाया, कभी तुझे पुलिस में दिया कि तूने अपने भाई के साथ या किसी के साथ भी जो बड़े बड़े घोटाले किए हैं उन बातों को लेके जो तू रमेश को पैसे देता था, ये बात भी पुष्पा जानती थी। लेकिन क्या इसके लिए उसने कभी तुम्हें कोई ब्लैकमेल किया। तो फिर आज क्यों तू ऐसा कर रहा है, क्यों पुष्पा और उसके घर के पीछे तू पड़ा है। आखिर दीप्ति और अश्विन के बीच अगर कोई दूरी आई है और उसे कुंजवाला मौसी मिटाने की कोशिश कर रही हैं तो तू भी इसमें साथ दे। तू भी एक बेटी का बाप है, आखिर इतने पाप लेके तू कहाँ जाएगा। काकू की ये बात सुनकर बापोद्रा को थोड़ा तो अफसोस होता है कि हाँ, पुष्पा के पास भी पूरा मौका था कि वो मुझे ब्लैकमेल कर सकती थी, वो मेरे बहुत सारे राज जानती थी। और वो काकू से कुछ कहता तो नहीं है, चुपचाप से सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। आगे जुगल जो है पुष्पा को सितलवार परिवार के बारे में बहुत सारे राज बताता है और पुष्पा भी ये सारी बातों को जानकर बहुत हैरान होती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो बस यहीं तक है। अब कल की कहानी में क्या दिखाया जाएगा सो मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। कल पुष्पा सितलवार परिवार के मुखिया से यानी कि जो उसका मेन बॉस है यानी कि मेन मालिक है उससे मिलेगी और उसे धमकी देगी कि मैं आपके बारे में सारी बातें जान चुकी हूँ। और वो इसका कारण भी पूछती है तो वो कहता है कि दरअसल मैं ये सारे काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका मानस पुत्र बनना चाहता हूँ। यानी कि मानस पुत्र वो किसका बनना चाहता है, पुष्पा के पिताजी का, जो कि पटोला के बहुत बड़े कलाकार थे, पटोला के बहुत बड़े बुनकर थे और उनका मानस पुत्र बनना, पूरे गांव वालों के सामने वो उनका मानस पुत्र बनने के लिए ये सारे खेल खेल रहा है। और साथ ही वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, यानी कि पटोला से वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तो खोल ही चुका है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा डिटेल्स में। तो फिर मैं आपको अपनी आवाज़ में इसकी कहानी कोशिश करूँगी बताने की, जैसे कि आज तक बताते रही हूँ। तो आपको फ्रेंड्स हमारा चैनल कैसा लगता है तो ये मुझे आप लाइक करके ज़रूर बताइएगा और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पुष्पा इम्पॉसिबल की टॉप फैन हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।